योद्धाओं, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं अभी मगध साम्राज्य और उसके बाद के मौर्य साम्राज्य, स्पेशली जो सबसे बड़ा वंश होता है मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य। मगध साम्राज्य के उदय में कौन कौन सी प्रमुख कारण थे, क्या फैक्टर्स थे जो उसके उदय में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसे आप लोहे का भंडार है, भौगोलिक उसकी स्थिति है जिसमें राजगिरी और पाटलिपुत्र की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है कि राजगिरी जो था वो 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वो एक सुरक्षित जगह था। और दूसरी तरफ की पाटलिपुत्र जो था वो नदियों से घिरा हुआ था, तो जो नदी को पार करके ही आप पाटलिपुत्र तक आ सकते थे और राजगिरी तक आने के लिए आपको पहाड़ों को पार करना पड़ता। तो ऐसे कुछ सुरक्षित इनकी राजधानियाँ थी। उसके बाद उपजाऊ क्षेत्र था, नदी था तो खेती करते थे तो आर्थिक समृद्धि थी तो पैसे थे तो वे हथियार खरीद सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये फिर हथियार खरीद सकते थे तो और पैसे भी थे तो बहुत बड़ी सेना को भी अपने पास रख सकते थे। उसके बाद बहुत सारे योग्य शासक हुए, ये प्रमुख कारण इसके हो सकते हैं। फिर प्रमुख जो वंश हैं मगध साम्राज्य के, वो 6 वंश हम लोग मानते हैं, जिसका ट्रिक हम लोग जानते हैं क्या है। हसीन मासुक, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से सुक वंश, क से कण्व वंश। तो ये हसीन मासुक आपका 6 पता होना चाहिए। हर्यक वंश में आप जानोगे पितृहंता वंश बोला जाता है, बिंबिसार और अजातशत्रु, जिसके समय पहला बौद्ध संगीति हुआ था। उदयन जो बहुत ही फेमस उदयन है, और नाग दशक के बारे में आप पढ़ोगे। शिशुनाग वंश में आप पढ़ोगे शिशुनाग के बारे में, कालाशोक के बारे में, नंदीवर्धन के बारे में, बस 3 के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कालाशोक, शिशुनाग वंश में कालाशोक आप पढ़ोगे, जिसके समय क्या होगा, द्वितीय बौद्ध संगीति होगा। फिर नंद वंश में आप पढ़ोगे महापद्मनंद, घनानंद के बारे में पढ़ोगे, जो जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, उसकी आलोचना किया था, तो घनानंद ने किया था। उसके बाद से फिर आप पढ़ेंगे मौर्य वंश। फिर इसी बीच आप सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, डेरियस II के पढ़ेंगे। सिकंदर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सबसे प्रमुख चीज़ पढ़ोगे तक्षशिला का ये राजा आम्बी, और सिकंदर का प्रबल विरोध कौन किया था, राजा पोरस। तो वितस्ता युद्ध या हाइडेस्पीज युद्ध, जो कि वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था। झेलम को भी वितस्ता नदी बोलते हैं, झेलम को ही वितस्ता नदी बोलते हैं, ये भी आपको ज्योग्राफी का भी पता हो जाएगा। तो झेलम नदी के किनारे, वितस्ता नदी के किनारे वितस्ता युद्ध या हाइडेस्पीज युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। पोरस भले ही हार गए थे लेकिन बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ा था, जिसके कारण सिकंदर ने उनको बोला था कि आप बहुत अच्छा लड़े, मैं आपको अपना दोस्त बनाता हूँ। उसके बाद फिर आप इनके समय बहुत सारे विशेष अतिथि या फिर दार्शनिक आए, उनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर मौर्य वंश के पढ़ोगे तो मौर्य वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पहले दिन जो आप पढ़े थे सारी चीज़ें फिर से रिवाइज होगी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, यहाँ से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का कथा बृहद कथा मंजरी, और अशोक के अभिलेखों के बारे में भी आप पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पढ़ोगे क्या क्या हुआ, कौन कौन उनके समय आए थे, और सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका क्या संबंध था, मेगास्थनीज आए थे तो क्या किए थे, चाणक्य के बारे में पढ़ोगे। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक अकाल पड़ा था जिसमें इनको खराब लगा था और ये जैन धर्म को मानते थे, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे भद्रबाहु के शिष्य के रूप में। श्रवणबेलगोला में संलेखना के माध्यम से अपना देह का त्याग किया था। उसके बाद आप बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं, जिसको 2 समुद्र का विजेता कहा जाता था, और बिंदुसार को ही कभी अमित्रघात भी बोला जाता था। इसके समय बिंदुसार के समय जो विदेशियों के साथ, जो सीरिया के शासक के साथ, जो डाइमेकस और डायनोसियस के साथ जो आप संबंध पढ़ेंगे, जिसमें मीठी अंजीर और ये सारी चीज़ें कुछ मंगाने की बात हुई थी। अशोक का अभिलेखों के बारे में पढ़ोगे, जिसमें सबसे प्रमुख जिसको उसका नाम बोला जाता है देवनाम प्रिय, कब से कब तक 273 से 232 तक का था, वो भी आप पढ़ेंगे। इसके जो अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है वो 4 हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मास्की, नेट्टूर, उडेगुलम और गुर्जरा।
मास्की, नेटूर, उड़ेगुलम और गुर्जरा, ये 4 अभिलेख जहाँ पे अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है। फिर हर समय जो 273 में आए थे, फिर इन्होंने 2 बार राज्याभिषेक कराया। 73 में 261 BC में ये कहाँ गए थे, कलिंग में युद्ध करने गए थे, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग युद्ध के पश्चात ये धम्म विजय की दिग्विजय के स्थान पे अब धम्म विजय की स्थापना की ओर लग पड़े थे, जिसमें अब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना के अहिंसा का शुरुआत किया था और इन्हीं के समय तृतीय बौद्ध संगीति भी किया था। इनके कुछ पुत्र और पुत्रियां थी जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, तो इसी समय बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इसने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार का काम किया था और इन्होंने अपने 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी का ये तीर्थ किए थे। और रुम्बिनदई और निगलेवा नेपाल के तराई में स्थित इनके 2 शिलालेख मिलते हैं। और इनके धम्म के बारे में लिखोगे, धम्म क्या है, और जो भी इनके अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि बृहद शिलालेख में क्या, कौन से में क्या है। पहले में पशु हत्या है, दूसरे में समाज कल्याण से संबंधित और दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये सारी चीज़ें आप करेंगे। स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे, मेरठ अभिलेख, टोपरा अभिलेख, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के नाम आएंगे कि इन्होंने ही इसको लेके आए थे। सारनाथ का स्तंभ लेख आप पढ़ेंगे और कलिंग लेख के बारे में आप स्पेशली पढ़ेंगे, जिसमें पृथक कलिंग अभिलेख को सभी प्रजा मेरी संतान है इसके उल्लेख किया गया था। आप इनके पौत्र दशरथ के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आजीवक संप्रदाय के नागार्जुनी पहाड़ी को बनाए थे। अशोक ने क्या बनाया था, अशोक बिहार के बराबर पहाड़ में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व की झोपड़ी, ये सारी चीज़ें बनाए थे। मौर्य प्रशासन कैसा था, अति केंद्रीकृत था और जो प्रशासन में राज्य थे वो पहले 4 थे, अशोक के समय 5 हो गए। इनके जो सप्तांग सिद्धांत हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जो हम लोग दर्शन में भी पढ़ते हैं। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे आप, और मंत्री परिषद और मंत्रिण इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप 18 तीर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 8 होती थी, और प्रमुख अधिकारी जैसे प्रधानमंत्री, समाहर्ता, सन्निधाता, युवराज, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, नागरिक, प्रशासता, आठवीं, ये सबको पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों की बात की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पणयाध्यक्ष क्या था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, गढ़ी का अध्यक्ष क्या था, वेश्याओं का अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष क्या था, तो नापतौल का अध्यक्ष। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इनके प्रांतीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट नगरीय प्रशासन के बारे में वर्णन जो किया गया है वो किया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है, और उसमें 30 सदस्यों की 6 समितियों के माध्यम से इसका संचालन करने की बात की गई, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। शिल्पकला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, कर निरीक्षण समिति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। न्याय व्यवस्था के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको धर्मस्थनीय, कंटक शोधन, इस सब क्रम के बारे में किया गया था। फिर आप इनके नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ोगे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था, ये भी आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में आज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत
इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सारी चीज़ें करेंगे। ज्योग्राफी में आप फिजिकल डिवीज़न को कंटिन्यू रखिए, और आप जब करंट अफेयर में अभी पढ़ रहे होंगे तो कुछ हमारे जीएस के पार्ट में, साइंस के पोर्शन के कुछ कंटेंट आपको मिले होंगे, जैसे कालाजार में कालाजार किसके कारण फैलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरासाइट के कारण फैलता है। ट्रैकोमा किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और जो टाइफाइड है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा अंग होता है? आंत होता है, इंस्टेंटाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो भी करंट अफेयर में डेली चीज़ें चल रही हैं, जैसे कल सुमित सर ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में, मणिपुर के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, सिक्किम के बारे में, कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम हुई और कैसे वो भारत के साथ मिले और कैसे अभी वहाँ पे शांति हुआ, तो उसके चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस दोनों सर ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं खुद कल नहीं जानता था, कल मैंने एक नई चीज़ें सीखी, तो आप सभी उसको सीखें और इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।